नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रियासना आपके साथ है। दारोगा बहाली परीक्षा में जब स्कैम की बातें आ रही है तो सब लोग खड़े हो रहे हैं। रोजगार पर सवाल उठ रहे हैं, व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। आज मेरे पास एक और गंभीर मुद्दा है जिसे देखकर आप भी सोचेंगे कि शायद जो हुआ बिहार में वो नहीं होना चाहिए था। अखबारों में आपने सुर्खियां पढ़ी होगी कि किस तरीके से बिहार में शराबबंदी कानून का उल्लंघन होता है और तस्करी की जाती है। कभी कोई पकड़ा जाता है, कभी 10 लीटर शराब, कभी 5 लीटर शराब, कभी 50 लीटर शराब। एक और खबर आ रही है जिसका मैं हेडलाइन आपको पढ़कर सुनाती हूं। इंग्लिश में है, इन ड्राई बिहार दिस MBA bootlegger made ₹9 lakh per day, drove luxury car and sports bike। बहुत ही आम है, ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई। ये कोई पहला इंसान नहीं है जिसने ये काम किया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसने 40 बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया। MBA ग्रेजुएटेड लड़का 28 साल का जिसने 40 और बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया। क्या क्या बरामद हुआ है पहले मैं ये बता देती हूँ। 8 लाख का स्पोर्ट्स बाइक निंजा, एक लग्जरी कार, उसके अलावा 2 आईफोन बरामद हुए हैं। साथ ही साथ जिस रूम में छापा पड़ा वहाँ 1100 लीटर शराब थे, करीब 21 लाख रुपए के। तो ये आंकड़ा है। और जैसा कि मैंने बताया, कार वगैरह बरामद हुआ है। और अतुल किसी बहुत ही प्रचलित यूनिवर्सिटी से MBA ग्रेजुएटेड है जो कि नोएडा में है। सर, क्या ज़रूरत पड़ गई इसे? और यह भी बता दूं, जो 30-40 लोगों की मैं बात कर रही हूँ जो बेरोजगार थे, पर डिलीवरी के 500 रुपये वो उन्हें देता था। तो अगर एक दिन में 4 डिलीवरी भी कर रहे हैं तो 2000 रुपये। और शायद आप ये भी स्पष्ट कर दें कि ये जो सारे सामान इसने खरीदे वह इस धंधे के थ्रू आया था जो इलीगल है बिहार में। बिल्कुल, हाँ, ये बातें मैं बताऊं कि ये शराब तस्करी में पकड़े गए हैं। जो अतुल है, इनका नाम अतुल है, शराब तस्करी में पकड़े गए हैं। बहुत ही लग्जरियस लाइफ जी रहे थे। कार था, बाइक था, आलिशान सा घर था। रेंट पे फिलहाल पत्रकार नगर के थाना अंतर्गत महात्मा गांधी नगर में सीज हुआ है इनका सामान सब कुछ। और ये तस्करी में इन्वॉल्व थे। वैशाली के लोगों से ये सप्लाई करवाते थे। वैशाली में 3 जो लोग वहाँ बैठे हैं वो 3 लोग सप्लाई करते थे इनको, और फिर ये डिलीवरी करवाते थे ऑल ओवर सिटीज़। पर डे 9 लाख रुपीज़ का इनका सेल था, मतलब ₹9 लाख का ये शराब की तस्करी करवाते थे। और हर डिलीवरी बॉय को 500 रुपये पर डिलीवरी मिलता था। आप आंकड़ा देख सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या शराबबंदी कानून के बाद लोग गलत रास्ता अपनाने लगे? क्या है सर, डेटा है आपके पास? आपने बहुत सारी जानकारियाँ इसके बारे में इकट्ठा की हैं, लोगों को बताएं। बात गलत रास्ते की तो बाद में आएगी, आंकड़ों पे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में शराबबंदी को हमने या आपने सब ने बहुत करीब से देखा है कि नतीजा क्या हुआ है, किस तरह से हमें सरकारी खजाने को राजस्व की क्षति हुई, लॉस हुआ, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। बावजूद इसके अब उससे ज़्यादा शराब से कमाई हो रही है जो कि सरकारी खजाने में नहीं जा कर के इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से वो पैसा कहीं ना कहीं घूम रहा है, जो कि रिकॉर्ड में रहता तो शायद विकास के कार्यों में खर्च होता। आपको एक साधारण सी बात मैं कहता हूँ कि आप ज़रा सोचिए कि 2014-15 में जब शराब लीगल था बिहार में, लोग ठेका खोल करके बेचते थे या शराब का धंधा करते थे, तो सरकार के खजाने में लगभग 3100 करोड़ के आसपास रुपए वो आते थे। और आंकड़ा लगाया गया था, इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ था उसके मुताबिक 2016 तक में 4000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू सिर्फ शराब से सरकारी खजाने को राजस्व मिलता, पैसा आता, जिसका खर्च आगे विकास कार्यों में किया जाता। बिहार में जो नियोजित शिक्षक बहाल हुए उनके पैसे लेट लतीफ़ी का कारण भी कहीं ना कहीं यह भी है कि सरकार के पास जो ये पैसे आते थे उसका इस्तेमाल इस तरफ इस मद में खर्च किया जाता था कि यहाँ से पैसा वहाँ भेजेंगे तो उन्हें पैसा मिलेगा, तो वो अपना घर परिवार चलाएंगे, पढ़ाएंगे बच्चों को, आगे का काम करेंगे। लेकिन परिस्थितियाँ बिगड़ती चली गई। जो स्कूल में आप मिड डे मील देखते हैं, लगभग 2500 करोड़ का खर्च आता है उस पर मिड डे मील में, और वो 2500 करोड़ का खर्च जो है वो इससे मेकअप हो सकता था, जो कि नहीं हुआ। अब नतीजा क्या हुआ कि अचानक से नीतीश कुमार ने वादा कर दिया था कि 2015 में हमें शराब को बंद कर देना है, जब हमारी सरकार अगर आ जाती है, तो उन्होंने 16 में ये काम किया।
शराबबंदी हो गई अप्रैल में, जिसके बाद उन्होंने उस वक्त तक ये प्लानिंग नहीं की कि जिनका ठेका बंद हो रहा है, जो इस धंधे में इन्वॉल्व थे, हाँ, उनके पास ऑल्टरनेट क्या था, जॉब क्या था, कुछ नहीं। जी, एक कहानी इस पर भी है। एक व्यक्ति हमसे मिला, उसने कहा कि मैं अभी बेरोजगार हूँ पूरी तरह से, मेरे पास कुछ नहीं बचा है क्योंकि मैं जो काम करता था उस पर बैन लगा दिया गया, लेकिन नीतीश कुमार ने मुझे यह नहीं बताया कि इसके बाद मुझे क्या काम करना है। क्या काम करना है, मैं वही बात कह रहा हूँ। आज सभी नेता जो विपक्षी हैं वो भी यह सवाल उठाते हैं। आप इनके इस कानून पर भी आप जरा ध्यान देंगे। जैसे ही यह कानून पारित हुआ था, उसमें सबसे पहले एक महिला अपने बच्चे के साथ गिरफ्तार होती है शराब के धंधे में, जो कोई उसे नहीं करना चाहिए था, गिरफ्तार हो गई। उस वक्त कानून बहुत कड़ा था, पकड़े गए तो 3, 4, 5 साल के लिए गए आप। धीरे धीरे उसमें बदलाव किया गया कि अगर आप फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हैं तो आपको छोड़ दिया जाएगा, आप ऐसे निकल सकते हैं, लेकिन अगर सेकंड टाइम करते हैं तो 50,000 है, थर्ड टाइम करते हैं तो जेल हो सकती है। इस तरह के आंकड़े, तो आंकड़े जो उस वक्त थे, हमारे पास कुछ आंकड़े भी हैं जो मैं साझा करना चाहूँगा लोगों के बीच, कि लास्ट 5 सालों में रिया 450 पुलिसकर्मी भी इस मामले में सस्पेंड हुए, जिसमें से कुछ पुलिसकर्मी हाल के दिनों में बर्खास्त किए गए, क्योंकि वो गलत तरीके से शराब के धंधे में भी इन्वॉल्व थे। ये सारी चीज़ें वहाँ हुई है। हर एक साल मानव श्रृंखला शराब के लिए बनाई जाती है कि, और पुलिसकर्मी जो है 80,000 पुलिसकर्मी, लाख पुलिसकर्मी शपथ ग्रहण करते हैं कि हमें इन चीज़ों को रोक देना है, अवैध धंधे को रोकना है, पकड़ना है। लेकिन आपको याद होगा, जो पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे थे, उन्होंने खुल के कहा था, उन्हें बिहार सरकार ने शराबबंदी अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बना करके हर एक जगह जागरूकता फैलाने के लिए कहा था। जब वो डीजीपी बनते हैं तब भी कहते हैं कि मुझे पता है कि हमारे पुलिसकर्मियों में से कुछ लोग हैं जो इसको संरक्षण दे रहे हैं, शराब का धंधा फल फूल रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। तो पुलिस पर्सनल भी इसमें इन्वॉल्व थे, कुछ लोग पे कार्रवाई हुई, कुछ लोग अभी भी इसमें खुले घूम रहे। अगर पुलिस चाह ले तो शराबबंदी को सफल बनाया जा सकता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो 4,000 करोड़ का रिवेन्यू आता था, वो अब 8,000 9,000 करोड़ में तब्दील हो चुका है, और वो ऐसे तब्दील हुआ है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे स्मगलर भरे पड़े हैं। और अब बात करते हैं आपके उस लड़के के बारे में जिन्होंने जॉब की बात की कि वैकेंसीज कहाँ है। यही बात है कि अगर धांधली होती है, परीक्षाओं में धांधली होती है, वो एग्जाम्स में पास नहीं कर पाते हैं, उसके बाद उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता, तो अगर वो कोई भी सेकंड पर्सन होगा, ये जानने के बावजूद कि वो गैर कानूनी है, लोग वहाँ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जॉब नहीं है हमारे पास। क्या ऑप्शन है? आंकड़े कहते हैं रिया कि अक्टूबर 2020 का मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, उसमें कहा जा रहा है कि बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 9.8% है, और जो इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 6.7% है। अक्टूबर 2020 की बात मैं कह रहा हूँ, उस वहाँ के आंकड़े। तो बिहार का जो बेरोजगारी का दर है वो इंडिया के ओवरऑल दर से अधिक है ना। तो ऐसे में इस परिस्थिति में युवा के पास यह सस्ता विकल्प दिखता है कि आप इलीगल तरीके से शॉर्टकट अपनाएं, शराब को पकड़ें और उसे कोशिश करें कि जहां पहुंचाना है वहां पहुंचा दें। आप देख लें कि 250 लाख लीटर यह शराब की खपत थी शराबबंदी से पहले। अब यह आंकड़ा जो है किस हिसाब से बढ़ता जा रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। शराब जब्ती की हम बात करेंगे, उससे आप अंदाज लगाइए। 2020 में कहा जा रहा है कि 25 लाख लीटर बिहार में शराब जब्त हुआ, वो देसी, विदेशी की बात छोड़ दीजिए, देसी शराब ये जब्त हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं IMFL, इंडियन मेड कोई लिक्वर होता है, उसको बोलते हैं, जिसमें 48,000 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 48,000 लोगों की गिरफ्तारी हुई 2020 में। ऐसे लोग, बहुत सारे लोग जो छूट जाते हैं। सिंस 2016 उसमें बता रहे हैं लगभग 1.58 लाख FIR दर्ज हुए हैं इस मामले में, जिसमें से 58 लाख FIR है, मैंने नंबरिंग कर रखी थी डाटा पे। 58 लाख FIR दर्ज हुए। उसके बाद जाकर के 12 लाख अरेस्टिंग है, और जिसमें कि मेजोरिटी है इसमें है जो ऑफेंडर थे जिनको बेल पे बाहर कर दिया गया। बहुत सारे लोग अभी भी सजा काट रहे हैं, जो शुरुआत में सजा काटे होंगे वो काट रहे होंगे, क्योंकि शुरुआत में कानून बहुत सख्त था। और अभी कागज फिल्म तो आप देखे ही हैं कि जो कागज पे लिखा है उसे, जो कागज पे लिखा है उसे मानना पड़ेगा। हाँ, तो ये आप समझ सकते हैं। एक आंकड़ा 2010-11 का भी हमारे पास है, जो यह कहता है कि 9.5% बिहार में एडल्ट, इंक्लूडिंग फीमेल भी, कम होंगे, हाँ, लेकिन जो आंकड़े कहते हैं कि ये शराब के आदी हैं, पीते हैं शराब।
तो अब इन्हें अगर शराब की ज़रूरत है, शराब आपने बंद कर दिया है, किसी भी तो तरीके से वो उन्हें मिल रहा है। जब तक डिमांड नहीं है तब तक सप्लाई कैसे है? एक फन फैक्ट है, मैं आपको बताती हूँ उस बारे में कि जब यूथ्स को जो अभी 12th पास हैं, ग्रेजुएटेड हैं, ग्रेजुएशन में, मेनली ग्रेजुएशन और उसके बीच वाले, उन्हें नहीं मिलता है बिहार में शराब या भी किसी भी तरह का जो सेवन करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो ट्रिप का बहाना मार के बगल के प्रदेशों में जाते हैं। झारखंड जाएंगे, यूपी जाएंगे, बाबा के घर जा रहे हैं, ट्रेंड चला है, यूपी जाएंगे, झारखंड जाएंगे, ज़्यादा हो गया दिल्ली चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ तो कोई शराबबंदी नहीं है। तो ये मजा आता है सुनने में, हंसी आ रही है सुनने में, लेकिन अगर आप इसका देखें बेसिक मुद्दा, अगर अंदर जाके तह तक सोचें, तो ये कहीं ना कहीं हमारे हमारा जो यहाँ अमाउंट हम कमा सकते थे, जो राज्य को मिल सकता था, वो दूसरे राज्यों में बहुत भारी तरीके से जा रहा है। और एक दो यूथ नहीं जाते हैं, हर महीने हजार लोग ट्रिप का बहाना करके यही करने जाते हैं। झारखंड में बहुत सारे प्रचलित जगह हैं, पहाड़ के पास, मैंने सुना है, बहुत सारे लोगों से सुना है, पहाड़ के पास चले जाइए जी, पहाड़ के पास पियेंगे, यहाँ पियेंगे, वहाँ पियेंगे, तो ये गलत तरीके से। और जो लोग नहीं पीते हैं वो लोग भी शौक में, अच्छा भैया तुम भी चल रहे हो, हम भी चलते तुम्हारे साथ। अगर शराबबंदी की हम बात करते हैं तो शराबबंदी ही क्यों? आपको याद होगा कि हाल ही में 1 साल के लिए जो है गुटखा बैन बिहार में किया गया था। कहाँ है बैन? हर कोई खा रहा था। हाँ। इवन अगर मैं कहूँ, ये आरोप ही समझ लें, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी गुटखा खाते हैं। उनके मुंह में हमेशा ये रहता था, बंदी के दौरान भी उनके मुंह में दिखा गया। लोग फील्ड में जाते हैं, देखते हैं। बिल्कुल, जो आसपास जो रिपोर्टर्स हैं हमारे, वो तो नजदीकी से देखते हैं। तो कोई चीज़ अगर आप बैन लगाते हैं तो क्या आप तय कर पाते हैं कि आप उसमें सफल होंगे या नहीं होंगे? क्या दुकानों में आपने रेड करके कभी देखा कि चोरी छुपे 25 रुपये का जो गुटखा आता था उसे 30 रुपये में आप बेच रहे थे? ये मिल कैसे रहा था? ये आ कैसे रहा था? कौन इसको देखने वाला है? तो किसी चीज़ को आप सही कर नहीं पाए, सीधे फैसला लेना कि हमने जो वादा किया वो कर दिखाया, इसके इफेक्ट्स क्या हुए, साइड इफेक्ट्स क्या हुए, उसका हिसाब आपने नहीं लगाया। बहुत ही क्लियर सी बात है, अगर हमें कोई चीज़ रेगुलरली मिलती है तो हम उसका वैल्यू कम कर देते हैं। हमें क्या लगेगा कि यार रोज़ रोज़ क्या करें, क्या खाएं, क्या पिएं, इसी चीज़ को। लेकिन अगर वो चीज़ हमें मौके पे मिले तो हम उसे हपट लेते हैं, नहीं है मुझे तो चाहिए। बस यही चीज़ यहाँ लागू होती है। सरकार ने कई तरह के हथकंडे अपनाए थे। इसमें लोग कहा गया था कि लोगों को कि जो शराब पीने वाले लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, वो डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। ठीक है, घर में शराब पी करके महिलाओं को मारते हैं। अभी नहीं हो रहा। लेकिन क्या क्राइम का अगर आप ग्राफ देखें, डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस आता है, बहुत सारा केस आता है, अभी भी आता है, आसपास देखते भी हैं हम लोग। तो सरकार ने एक प्लान क्या किया था, जो डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के जानकारी के मुताबिक, कि मुसहर को कहा जाता है कि ये लोग पियेंगे नहीं तो जिएंगे कैसे। जब मल्लाह के बारे में कहा जाता है, अभी एक वीडियो भी हम लोगों ने चलाया था, मुकेश सहनी के कार्यक्रम में कोई 2 नशेड़ी आए हुए थे, उन्होंने कहा था कि हम पियेंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे, सुबह सुबह ठंड के मौसम में काम करना। हाँ, तो इसमें कहा गया 500 ऐसे युवा मुसहर को पकड़ा गया जो शराब पीने के आदी थे। उनको किसी तरह नशा मुक्ति केंद्र में रख करके उन्हें फ्री कराया गया और उन्हें बना दिया गया ब्रांड एम्बेसडर। हाँ, कि आप संदेश दीजिए कि शराब बुरी आदत है, आप इसको छोड़ दें। लेकिन नतीजा सिफर है, कुछ नहीं हो रहा है। लोग इन्हें अभी बहुत लोग आरोप भी लगाते हैं, और हमारे पास भी जानकारी आती है, आपके पास भी आती होगी, कि जो लोग कल तक साइकिल से चल रहे थे वो शराब का गलत धंधा करके आज बाइक 500 पे बुलेट चला रहे हैं, कोई कार खरीद लिया है, कोई फ्लैट खरीद लिया है, वो कर रहे हैं। तो आप बेरोजगारी का इसे एक विकल्प के तौर पे देख रहे हैं कि गलत तरीके से आप पैसे कमा रहे हैं, तो इसके पीछे सरकार भी तो जिम्मेदार है। जो आंकड़े हमारे पास आते हैं वो तो यही सब बता रहे हैं कि कैसे कमाई होती है। बिहार में बताया जा रहा है, दाम बताया क्या सर आपको? हाँ, दाम बताया। तो आपको हम शराब की जो डिफरेंट है उसका मैं बता दूं सर? हाँ, आप बता सकते हैं। क्योंकि इंपीरियल ब्लू है। ओके, इंपीरियल ब्लू 150 रुपीज, 150 का। रॉयल स्टैग 300 रुपीज। ये बताया जाता है ना कि इसका ये ओके हाँ, रेट है। नहीं, ये रेट इस तरह से मैं थोड़ा जस्टिफाई करता हूँ, क्योंकि मैंने डाटा वो करेक्ट क्या पकड़े, माइक पकड़े, मैं बता रहा हूँ कि 2 तरह के शराब जो है ना वो बेसिकली बिहार में लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। हाँ, इंपीरियल ब्लू और रॉयल स्टैग विस्की। हाँ, ये बहुत ज़्यादा मिलता है, जिसमें से ये मैंने क्वार्टर, हाफ और फुल के बारे में बताया है। इसमें कि क्वार्टर 150 का, हाफ 300 का। मतलब इंपीरियल है जो क्वार्टर है वो 150 रुपीज। हाँ, और स्टैग है हाफ 300 रुपीज। हाँ, और फुल है 600। हाँ, एक बॉक्स में जो एक बॉक्स आता है उस बॉक्स में 48 क्वार्टर होता है, 24 हाफ होता है, 12 फुल होता है।
ठीक है। और इसमें लगभग 50 कार्टन एक ऐसे इसी तो बुटलेगर थे जो धंधा कर रहे थे, 50 कार्टन सप्ताह में बेच पाते थे और लगभग 3.6 लाख रुपए की सेलिंग करते थे। और जो इस पे एजेंट होता था, जिसे आपने बताया कि ये अतुल 500 रुपये देते थे, इन्हें 300 रुपये मिलता था, बावजूद इसके ये भी 60,000 से 70,000 रुपये महीने का कमा रहे थे। तो आप उनका भी जोड़ लीजिए, 500 रुपया प्रतिदिन अगर हो ये तो कई बोतल बेचेंगे और एक बोतल थोड़ी बेचेंगे वो बेचते हैं, बहुत सारा बोतल बेचते हैं। आज किसी के घर पे भेज देना है, कल किसी के घर पे, या एक ही दिन में 10 लोगों के पास डिलीवरी देनी है। तो ऐसे में ये लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन ये पैसा तो गलत तरीके से ब्लैक हो गया ना। और सिर्फ आपको तरीका बताऊं, कैसे कैसे तरीके, गाड़ी के डिक्की में डाल देना, वो उसके नीचे डाल देना, आगे आर्मी चिपका लेना, प्रेस चिपका लेना। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने ये खबरें भी आई हैं कि जो पत्रकार नहीं होते हैं वो पत्रकार का अपना ठप्पा लगा लेते हैं, प्रेस लिख देते हैं और प्रेस वालों को बदनाम करते हैं और उसके बाद शराब की तस्करी करते हैं। सोचना ये होगा रिया कि लाखों करोड़ों लीटर शराब जब्त भी कराए जाते हैं, जिसके बाद उसे नष्ट भी किया जाता है, डीएम के सामने में उसे कुचलवा दिया जाता है, मिट्टी में मिला दिया जाता है। बावजूद इसके शराब जो है थाने से गायब भी हुई थी, जिसके बारे में कहा गया था कि चूहे शराब पी गए, ये आरोप लगे थे। ये शराब कहीं ना कहीं बैकडोर से निकल के फिर बिक गए बिल्कुल। और ये कई जगह आरोप लगते हैं कि शराब जब जब्त किया जाता है तो लोग थानेदार फोटो खिंचवा लेते हैं, आंकड़े कुछ होते हैं, बताते कुछ हैं, बेच कहीं देते हैं। तो इस तरह देखें तो बिहार में पूरा गड़बड़ झाला है। इसमें पुलिस कर्मियों की मिली भगत है, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये खुद पुलिस के अधिकारी, बड़े अधिकारी उनके लिए लगता है कि जो व्यक्ति बहुत ही अच्छे पद पे हो सकता था, जो रोजगार के लिए यहाँ आया, पढ़ने आया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पटना के नहीं होंगे लेकिन पटना में काम कर रहे होंगे, और जो व्यक्ति बेचारा जो काम करने आया, यहाँ काम ढूंढने आया, पढ़ाई कर उसने शिक्षा पाई, जो एक अच्छे ओहदे पे हो सकता था, बिहार में रोजगार की कमी की वजह से वो गलत रास्ता पकड़ लेता है। बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं नाकामी है सरकार की। शराबबंदी की बात उठी है और इस तरह के गलत धंधे में जो युवा शामिल हो रहे हैं, यूथ को ये जॉब नज़र आ रहा है, इसमें अच्छे पैसे मिल रहे हैं, इनकी लाइफ स्टाइल जो है बदलने लगी है। तो इसमें एक बात ध्यान देना होगा सरकार को भी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी यह बात कहते हैं कि जब इतने लाख केस आप दर्ज कर लेते हैं, इतनी लाखों की गिरफ्तारी हो जाती है, बावजूद इसके आपके शराबबंदी कानून को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या इफेक्ट, हाँ, इसका इफेक्ट क्या है? तो इस पर आप पुनर्विचार कीजिए। कई दलों का यह आग्रह भी आया, इस पर पुनर्विचार कीजिए कि कोई उपाय निकालिए। लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि ये महिलाओं के लिए, हाँ, ये महिलाओं के लिए वो कह तो रहे हैं, लेकिन जिन महिलाओं की वो बात कर रहे हैं, क्या आपने उसका डेटा निकाल के देखा है? क्या आप जिस डेटा की बात करते हो बहुत कम आंक रहे हैं। क्या डोमेस्टिक वायलेंस कम हुआ है? बिल्कुल नहीं। आज भी महिलाएं तकिए पे सर रख के रो रही हैं, जिनके पति रिक्शा चलाने वाले थे, आज भी देसी तरह के जो पन्नी वाला जो आता है, तरीके से, जो सेहत के लिए बिल्कुल हानिकारक है, जहरीली शराब पी के मर जाते हैं, उसमें कोई दवाई डाल करके वो नशा बढ़ाने के लिए वो दवा पीते हैं, फिर रिक्शा चालक होते हैं ऐसे लोग, ठेला चलाने वाले होते हैं। कई ऐसे मजदूर थे जो सिर्फ इस कारण से बिहार छोड़ दिए क्योंकि यहाँ शराब नहीं मिलती है, वो बाहर चले गए। हाँ, वो बाहर चले गए, तो वहाँ जाकर भी तो पी ही रहे हैं वो। तो ऐसे में कई हमारे जानने वाले ऐसे हैं जो सिर्फ फैक्ट्री में काम करने के लिए चले गए बाहर। बिहार में पहले काम करते थे, दुकान खोल के चल रहे थे, लेकिन वो पीने के आदी थे, उन्हें शराब नहीं मिली, वो चले गए बाहर, वहाँ पी रहे हैं। तो आखिर बिहार सरकार को थोड़ा सा कोई अल्टरनेट विकल्प सोचना होगा। शराबबंदी करनी है तो उसके लिए कोई अल्टरनेट विकल्प तो लाइए कि उनका क्या होगा जो इसके रोजगार से जुड़े हुए थे। हाँ, और चाहे जो ऐसे पीने वाले लोग हैं जो पलायन कर रहे हैं अपने जॉब की तलाश में या कहीं भी जा रहे हैं, वहां जाकर भी ये शराब के व्यापार में हो या शराब पीने के काम में हो, इसमें लिप्त हैं। तो यहाँ आकर भी ऐसी कोई व्यवस्था हो ताकि लोग, चाहे युवा, गलत रास्ते न पकड़ें। ठीक है, ये धंधा रुके। इतना बड़ा जो ये तार फैल गया है स्मगलिंग का, शराब का, अवैध तस्करी का, जिसे रोका जा सके, जिस पर नियंत्रण पाया जा सके, तो कोई ना कोई लीगल उपाय तो सोचना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो हमारा ध्यान आकर्षित हुआ था 39 बेरोजगार लोगों को, जिनको अतुल ने रोजगार दिया। क्योंकि बिहार में रोजगार तो नहीं है, ये अकाट्य सत्य है, और जिसकी वजह से जो अच्छे लोग हैं, जो शिक्षित हैं, वो भी गलत रास्ता अपना रहे हैं।
तो फिलहाल आज के डिस्कशन में हमने आपको बताया कि कैसे शराबबंदी कानून होने के बावजूद तस्करी हो रही है, क्यों हो रही है, क्या होना चाहिए, क्या विकल्प अपनाया जा सकता है और कैसी स्थिति फिलहाल बिहार में शराबबंदी कानून की वजह से है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अगले डिस्कशन में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए न्यूज़ पीआर के चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।